कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं, और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के, नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं, और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे, और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। तो नड्डा जी पहले छात्रों से मिले, वो वांगचुक जी से मिले, और अब आप रक्षा मंत्री की बात आप सुन रहे हैं। ये पटना की तस्वीर आ रही है अभी की, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच का टकराव वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए झंडे डंडे सब हैं हाथों में। तो अब राजनाथ जी की बात को आप सुनिए, वो क्या कह रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, जाहिर है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी, सपा, उन ऐसे दलों के लिए वो कह रहे थे कि ये इसके पीछे हैं। कह रहे छात्र बहकावे में नहीं आए, ये मैन्युफैक्चर्ड आक्रोश है, बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसा आक्रोश। उनकी बातों का मतलब है कि कोई आम नौजवान के मन में ऐसा कोई आक्रोश नहीं उभल रहा है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, और हर बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बच्चों की, छात्रों की हर समस्या का निदान सरकार करने के लिए तैयार है। सर, क्योंकि राजनाथ जी की जो भूमिका और छवि है इस सरकार में, वो एक सीनियर लीडर के तौर पर तो है ही, कैबिनेट में भी वैसे भी वो दूसरे नंबर पर हैं। जैसे जेपी नड्डा साहब बच्चों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, सोनम वांगचुक के साथ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनाथ जी का इस्तेमाल यदि पॉलिटिकल उसमें किया जाए, समझ के लिए लोगों को, इस तस्वीर में ना आपकी बात दब जा रही है। एक मिनट जरा तस्वीर ही दिखा लूं फिर मैं। जी, ये बड़ी तस्वीर है। ऐसा जो है ये लाठी युद्ध चल रहा है। सही है, लाठी युद्ध। ये बिल्कुल देखिए, दोनों तरफ से लाठियां बताइए ये कहाँ है, जरा तस्वीर जरा पटना की है, बताया जाए एक बार जरा। पटना है या लखनऊ, एक बार जरा बताया जाए। पटना ही है। देखिए इधर वालों के हाथ में कांग्रेस का झंडा, उधर वालों के हाथ में जो है वो बीजेपी का झंडा। अब ये बताइए कहाँ की तस्वीर है। ये तो पटना में प्रदर्शन था आज, उसकी तस्वीर है। वही ले लीजिए तस्वीर जरा, पटना वाली तस्वीर। हाँ, ये देखिए, ये मतलब जैसे दोनों तरफ के लोग युद्ध के लिए तैयार होके आए हों। लठमार, बिल्कुल लठमार लड़ाई प्रयागराज की है। मुझे इसमें कांग्रेसी नेता प्रयागराज के दिख रहे हैं। ये प्रयागराज होगा या लखनऊ होगा? ये पटना नहीं है जो इसके पहले अभी जो लाठी तो वो अलग होगा से चला, ये मतलब दूसरा है। ये
मैंने ऐसा है आप कि बताया तो मुझे पटना ही जाना है। प्रशिक्षण Anyway, तो लाठी का दोनों जगह है। नहीं, अब ये ऐसे आमने सामने आ जाना, ऐसे तो नहीं होता कि यहाँ से भी 50 लोग जा रहे थे और वहां से भी 50 लोग जा रहे थे और एक गली के मोड़ पे मिल गए। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि ये तो एक हो सकता है। तय होता है कि पटना, हैदराबाद, लखनऊ, अच्छा राजीव, सब जगह टकराव जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? करें, जितना ये टकराव होगा उतना छात्र आंदोलन और जमीन पर उतरेगा। तो मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करने की आवश्यकता है। ये क्या है ना, अभी मुझे पूरा खबर नहीं मालूम भी, लेकिन ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने के जवाब में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया होगा। हाँ, ये हो सकता है। कांग्रेस लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, मुख्यालयों पर सब जगह कांग्रेस ये वही बात। मैंने कल का बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए सड़कों पे आए हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर पर जाकर धरना क्यों दिया। मैंने जो कहा था उसमें एक हमला शब्द का प्रयोग किया है, उसको मैं वापस विड्रॉ कर लीजिए सर, मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही था कि कांग्रेस के नेताओं का घेराव जब भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग करेंगे, मेरा मकसद उससे था, तो ये टिट फॉर टैट वाली स्थिति होगी और फिर संघर्ष और बढ़ेगा। गलत है। ठीक है कि नहीं? बीजेपी को बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। संघर्ष बढ़ेगा और सरकार के लिए मुश्किल होती है। देखिए, संघर्ष बढ़ भी सकता है और संघर्ष खत्म भी हो सकता है। दोनों संभावनाओं से इनकार सारी दुनिया एक तरफ, धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ, सब हो जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का कल ट्विटर पे पोस्ट आया था, वो देखा था? मैं तो मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस समय इस्तीफा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। बताइए, वैसे आप पहले ये बताइए त्रिपाठी जी, बीजेपी को ऐसे सड़कों पे आना चाहिए? नहीं, कतई नहीं आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपका विरोध प्रदर्शन अगर हो भी रहा है तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कई बार रणनीतिक तौर पर आपको समझ में आना चाहिए कि आप सरकार में, मूल बात क्या है। अगर इस लड़ाई में मान लीजिए किसी एक दो छात्र जो मासूमियत से, निर्दोष भाव से इस मुद्दे के साथ आया हुआ, उसको चोट लग जाए। ये छात्र नहीं है सर आप सामने छात्र नहीं सर दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये छात्र नहीं, ये कांग्रेस के वर्कर हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में कोई छात्र भी आए, उसको लगे कि नहीं मुद्दा है हमारा, वो मुद्दे के साथ जाता है ना। जब आप सत्ता में है तो सत्ताधारी पार्टी को व्यवहार करने का तरीका अलग होगा। विपक्ष को तो हर वक्त लड़ाई लड़नी है। और जब आपने अभी बातचीत का चैनल खोला है सरकार ने, तब ये नहीं नड्डा जी, दो केंद्रीय मंत्री सामने आ गए, राजनाथ जी का भी स्टेटमेंट आ गया, नड्डा जी अस्पताल जाके मुलाकात कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह साथ में जाके, तो जब सरकार अभी एक किस्म से अप्रोच कर रही है, पार्लियामेंट में गतिरोध खत्म करने का प्रयास कर रही है, सड़क पर आप गतिरोध को बढ़ा रहे हो। मगर ये कई बार क्या होता है, जैसे बॉर्डर पर मान लीजिए दो देशों की लड़ाई चल रही है और सीज फायर हो भी जाए ना, तो बॉर्डर पे जो लोकल कमांडर होता है वो 2-4 राउंड फायर करता ही रहता है। तो ऐसा भी होता है, कई बार कार्यकर्ता जो है अपने आप ही निकल जाते हैं। जिलाध्यक्ष जी को लगा कि चलो आज दिखाते हैं इनको, हाँ, वो भी हो जाता है कभी कभी। मगर इस पर रोक जो है लगनी चाहिए। अब एक बड़ी खबर मैं आपको और बता रहा था, वो उसकी डिटेल आ गई है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को आज लोकसभा के मानसून सत्र के इस पूरे वक्त के लिए निलंबित कर दिया गया। पूरे मानसून सत्र के लिए कल्याण बनर्जी सस्पेंडेड हैं। उनको यह भी कहा गया कि इनको हाउस के बाहर कर दीजिए। उन्होंने क्या किया था, काकोली घोष और सायोनी घोष, ये दो जो बागी सांसद हो गए, जो एनसीपीआई में चले गए 20, उनमें से 2, इनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, जिसके बाद उन्हें मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो बाकी बची कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब वो शब्द क्या था तो एग्जैक्टली नहीं हमें मालूम, लेकिन नाम आ गए सायोनी घोष और काकोली घोष। काकोली घोष तो ऑलमोस्ट लीडर ही है उस ग्रुप की, वो है शायद चीफ विप है ना। भाषा का और महिला की किसी मर्यादा को कम करने का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया होगा। उनका सस्पेंशन के बाद का बयान भी है, सुना दीजिए कल्याण बनर्जी। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए, अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए
सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं था, वो गलत आपको बता रहा था। ये मतलब ये एक मुद्दा और ना जुड़ जाए नहीं, कि पहले इसको वापस लीजिए आप। मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है किसी को भी किसी दूसरे के लिए, और सदन में तो कहा जाता है भाई कि आपको बोलना है कि तुम झूठे हो, तो आप कहते हैं कि असत्य वचन मत करिए। आप ये नहीं बोलते हैं कि तुम झूठे हो, आप बोलते हैं कि असत्य वचन मत करिए। संसद की मर्यादा, संसद में शब्दावली का उपयोग ये तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन अभी एक छोटा सा मुझे चूंकि दिख गया तो मुझे लगता है कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। जिन धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के लिए आज ये बात हो रही है, रिपोर्ट है एक अखबार में 1997 में पेपर लीक के खिलाफ ही वो आंदोलन में शामिल थे और उनको पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। मैं सिर्फ दोहरा बताएं जरा। 1997 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता के तौर पर ओडिशा में पेपर लीक हुआ था और यही धर्मेंद्र प्रधान उस आंदोलन की लीडरशिप में थे या कहिए उसमें शामिल थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। पुलिस ने पिटाई की थी, उसमें ये भी पिटे होंगे। बस संदर्भ के लिए बता रहा हूं, सभी है। ये तो वो कल सिर्फ जिक्र किया संदर्भ था, जरूरी। विद्यार्थी परिषद उस आंदोलन को जो धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं उसमें कहा ही गया था कि समय से पहले ये 3 गांव हैं, जी ठीक है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम। एक बार जरा जंतर मंतर का हाल भी दिखा दें, अगर वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हों तो वो भी बता दें। ओहो, ये तो मराठा वाले भी आ गए। मनोज जरांगे आ गए। मनोज जरांगे पार्टी। अच्छा, ये वो मराठा आरक्षण मांग वाले जो मनोज जरांगे महाराष्ट्र वाले, वो भी वहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। वैसे इसमें आप किसी को कोई शक है कि इसकी जो कोर है इस आंदोलन का वो अरविंद केजरीवाल है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं था, क्योंकि आप इस पूरे ये जो शुरू के भी लड़के थे या जो अभी भी जो हैं वो तो बाकायदा आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी उस तरह के नेता नहीं है। राहुल गांधी को किसी ने कुछ कहा वो तैयार होते हैं और उसके लिए बड़ी लड़ते हैं, उनको लगता है कि हम सब कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल रणनीति बनाकर आते हैं, उनकी साख खत्म हो गई थी, उन्होंने ये नया तरीका देखिए, दो चीजें रिवाइव किया। दो चीजें होती है, ब्रेन एंड मसल। इस केस में मसल मतलब स्ट्रीट पावर, भीड़। तो ब्रेन तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी ही हैं, मतलब उन्हीं की सलाह परामर्श पर ही चल रहा है। मसल के लिए फिर और दल जो है वो जुड़ जाते हैं उसमें। वो चंद्रशेखर जी भी बनाते हैं, चंद्रशेखर रावण। नहीं, चंद्रशेखर को तो ये है कि कुछ विधायक जीत जाए इस बार यूपी में, वो उसकी भाई वो सांसद हैं। वो भी लड़के लाए थे। हाँ, उनके बहुत लड़के, सबसे ज्यादा उत्पात उन्हीं के लड़कों ने किया, जो रिपोर्टर बता रहे हैं कि जो मूल रूप से आंदोलनकारी थे उसमें संकट नहीं था। ये जो हमला हुआ है, जो लोगों को पकड़ के पीटा गया है, किसी को भी जो मारा गया है, आरएएफ वालों को मारा गया, मीडिया वालों को मारा गया, सामान्य लोगों को मारा गया, वो जो अलग अलग समूह आए हुए थे उन्होंने ये सब किया है। देखिए, कल भी जिक्र इसका किया था कि लेफ्ट के जितनी पार्टियां थी, बामसा वगैरह और अंबेडकर हाइट्स जितने थे, वो सब सड़कों पर उतरे थे परसों के आंदोलन में। वैसे एक बात तो कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, मोबिलाइजेशन तो करती है कोई भी आंदोलन में लोग करते हैं। तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि यदि राइट विंग का कोई व्यक्ति कोई आंदोलन करता है तो उसमें लोग जाते नहीं है, सभी जाते हैं। तो यहाँ भी ये लोग गए थे, लेकिन मामला यहाँ आकर के आता है इसके पीछे कौन है। तो जितनी शिद्दत से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, और आपने देखा है उनकी स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने एक हेल्पलाइन इशू जारी किया, इसके बाद वो सारे हॉस्पिटल्स में गए, इसके बाद जितने छात्र थे जिनके खिलाफ एफआईआर किया गया उनमें से कम 90 छात्रों के 78 छात्रों के खिलाफ जो है उनको थाने से छुड़ा करके लाए। तो एक मुझे लगता है कि एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा था आम आदमी पार्टी का कि भाई सारे थानों में वकील भेजो अपने अपने, उनका जो वकीलों का सेल होगा वो एक्टिव हो गया, जो डॉक्टर का सेल था वो एक्टिव हो गया, साथ साथ जो है वो जितने नेता थे, चाहे वो संजय सिंह हो, जो है वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल स्वयं हो, आतिशी हो, ये सभी, सौरभ भारद्वाज हो, हमने सभी को देखा कि सड़कों पर उतर करके आए हैं और उनके साथ जो व्यवहार था आंदोलनकारियों का वो एक अलग था, बाकियों के साथ जो उनका व्यवहार था वो बिल्कुल अलग था। तो इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रह गई है कि इस आंदोलन के पीछे का जो माइंडसेट है वो अरविंद केजरीवाल का माइंडसेट है। सड़क पर उतरने का जो निर्णय हुआ है
वो भी अरविंद केजरीवाल के उतरने का है। और मुझे लगता है यही कारण है कि राहुल गांधी लोग जो है वो शुरू से इससे डिस्टेंस बना रहे थे। और इससे कोई बहुत इसका इससे मतलब इसका फॉलोआउट क्या है कि केजरीवाल जी अब बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया प्रधानमंत्री के घर जाकर के इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। देखिए, अब तो क्रेडिबिलिटी देखिए, क्रेडिबिलिटी मूल होता है कि आंदोलन जब निकल जाता है तो आप पहले तो नेता आपस में मरते हैं कि कौन इसका नेतृत्व करे। कल आपने देखा होगा कि भीड़ पूरी तरीके से अराजक हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 2-4 लोग जो सोशल मीडिया टीम के उनके लोग एक्टिव थे, जो उसका शुरू से नेतृत्व कर रहे थे, उनको ये समझ में ही नहीं आया, जो मुझे जानकारी मिली कि उनको समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ क्या आ सकती है क्या। एक बार जंतर मंतर की तस्वीर दिखा देते हैं, वहां से अनामिका गौर हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका, आज कितने लोग हैं जंतर मंतर पर इस वक्त? कौन कौन से बड़े लोग नेता पहुंचे हैं? हमने सुना था राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, कहीं वहां इस बात की कोई चर्चा हो रही है क्या? सौरभ, अगर हम संख्या की बात करें तो आज जंतर मंतर में लोगों के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। कल देर रात सुबह 4 बजे तक लगभग 25-30 हजार लोग जंतर मंतर पे मौजूद थे और अभी की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पे लगभग 3 से 4 हजार लोग मौजूद हैं। लेकिन सुबह से कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए आप सिक्योरिटी देखिए कि जंतर मंतर पे जैमर लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। जो बैरिकेडिंग्स लगाई थी यहाँ से आम लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन वापस क्योंकि यही रूट है, यहाँ से अब आप देखेंगे तो कुछ ही दूरी पर आईएनसी का ऑफिस है। लगभग यहाँ से 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद पैदल जंतर मंतर आया जा सकता है। ये उम्मीद भी की जा रही है कि शायद राहुल गांधी आईएनसी के कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल के जंतर मंतर आ सकते हैं। इसी के लिहाज से आप देखिए कि फिलहाल जंतर मंतर पे आपको लोगों का जमावड़ा भी नजर आएगा और दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। जी ठीक। और अरविंद केजरीवाल आए, उद्धव ठाकरे आए, मंच से क्या बातें हो रही हैं? देखिए अभी कल देर रात उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचे थे, फिर अरविंद केजरीवाल आए थे। आज किसी बड़े नेता ने तो मंच को नहीं संभाला है, लेकिन जो छोटे मोटे सपा के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। आज हमें लाल टोपी पहने हुए ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जय हिंद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जब हमने सीजेपी से बात की कि सरकार बात करना चाह रही है तो क्या आप बातचीत के लिए तैयार है, तो उनका कहना है कि वो किसी नेता के घर तो नहीं जाएंगे। या तो सरकार के नुमाइंदे या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री जंतर मंतर आए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बातचीत के लिए तैयार है। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक शायद सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत हो सकती है और कुछ निर्णायक निर्णय निकल सकता है। इंटरेस्टिंग जानकारी दी आपने अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें अनामिका ने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी एक वेन्यू हो सकता है। आज शाम तक भी बातचीत हो सकती है सरकार की और प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व की। दूसरा उन्होंने बताया कि आज लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं नगीना से उनके कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी तादाद में, हम लोग बात भी कर रहे थे, त्रिपाठी जी ने कहा कि उनके लोग भी काफ़ी उग्र थे वो। तो ये मोटा मोटा आपको एक रूपरेखा जो है दिखाई दे रही है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है इस आंदोलन का। अब ये नज़र ये आ रहा है कि सर ये ज़्यादा पॉलिटिकल वहाँ कार्यकर्ता ज़्यादा पहुँच गए। 100-200 छात्र होंगे और 3 से 4 हज़ार पॉलिटिकल कार्यकर्ता पहुँच गए। मतलब अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक जो कहें आंदोलन बन चुका है। अब कितने छात्र वहाँ पर है, अब इसके अंदर क्या भूमिका होगी। अभिजीत दिपके इस स्थिति में है क्या वो खुद डिसीजन ले सके। उद्धव ठाकरे वहाँ पर बैठ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो दिशा तय करेंगे तो नहीं ले रहे, तो अरविंद केजरीवाल जो तय करेंगे अभिजीत दिपके वही करेंगे। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल इस पूरे आंदोलन को कंट्रोल कर रहा है और वो जो कहेंगे उसी से होगा। शरद पवार भी वहां पर चले गए, सुप्रिया सुले वहां पर होके आई है, राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले। मतलब ये पूरी तरीके से अब पॉलिटिकल लीडर्स का, अपोजिशन लीडर्स का आंदोलन बन गया। कौन तय कर रहा है कि भाई जैसे आज स्टेटमेंट अभी सुबह उनको जो आया प्रवक्ता का कि हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन जंतर मंतर आए सरकार या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, तो ये फैसला किसने लिया होगा? दीपके ने लिया होगा, वांगचुक ने लिया होगा, केजरीवाल जी ने लिया होगा? एक लाइन बोल दूं, पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप है। अब वो मोटे तौर पर
जो केजरीवाल साहब हैं वही दिखाई दे रहे हैं कि वो कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी तो नहीं है उसके लिए, समाजवादी राहुल पार्टी गांधी तो भी इसमें बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी भी उस तरह से निर्णायक भूमिका में नहीं है, तो केवल अरविंद जी हैं जो इस पूरे को देख रहे हैं, तो वो शायद उनको लीड कर रहे होंगे, सलाह दे रहे होंगे कि और अभिजीत दीपके का अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो सोनम से भी बात कर रहे होंगे, सोनम वांगचुक साहब से भी, और जो केजरीवाल साहब है उनके साथ भी बात कर रहे होंगे। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे कि अरविंद केजरीवाल साहब को आंदोलन चलाना आता है। 2014 में भी, 13 में भी वो उन सब लोगों को लिया है जो उनके साथ चाहते थे ना चाहते थे। आज भी वही स्थिति है। हाँ, ठीक बात। एक ही लाइन सिर्फ ये श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। एक ही लाइन जोड़ना चाहता था कि अन्ना आंदोलन के समय भी अरविंद केजरीवाल ने यही स्टैंड लिया था कि सरकार को यहां आना पड़ेगा, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, तो पैटर्न वही है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो बात अभी चर्चा हुई कि अरविंद जी की क्रेडेंशियल्स थोड़े से कमजोर हुए पिछले इलेक्शंस के दौरान, और जो जेल वाला सारा प्रकरण हुआ था उसको रिवाइव करने का भी ये मौका है, और फिर पंजाब से दिल्ली की री एंट्री भी जो है ना इस बहाने हो जाएगी। एक डिफरेंस उस समय भी कम रह गया है, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, अन्ना आंदोलन में एक कंकर भी नहीं चला था। नहीं, वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जीरो वायलेंस। सर, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अरविंद जी की दिल्ली में री एंट्री का रास्ता है, वो ठीक है, पॉलिटिकल रास्ता है, लेकिन जहां भी थोड़ी हिंसा हो जाती है तो वो फिर नहीं, ये सच है कि अन्ना आंदोलन में तो, चूंकि अन्ना आंदोलन में तो मैं खुद भी एक रिपोर्टर के तौर पर था, और वहां सुबह से रात तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है। ये पहली बार है कि ये सब हो रहा है, और उस वक्त तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले जो रिपोर्टर थे, जो आज यूट्यूबर हो गए हैं, वो सब भी रिपोर्ट कर रहे थे, कोई किसी, कुछ लोग तो मंच से जाके भाषण भी उस वक्त दे रहे थे, उस वक्त भी उनको कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए अगर इसको देखें, एक तो अरविंद केजरीवाल, वो तो बहुत शार्प पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने अपने आप को, जो साख गई हुई है, सब कुछ है, अब लोग इस आंदोलन के जरिए उनको फिर से याद करेंगे, तो वो तो उनको आता है। दूसरा, अखिलेश यादव की रणनीति पर भी ध्यान दीजिए। मुझे 4 लोगों के संदेश अभी आए, रायबरेली से आए, 2 और जगहों से हैं, वो कह रहे हैं कि यहां से लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश भैया ने बुलाया है, दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो, इसको समझिए, ये मतलब बाकायदा मैसेजेज आए हुए हैं, और वो मैसेज जो कह रहे हैं कि आप लोग जरा देखिए, ये लगातार इस तरह से बुलाया जा रहा है उनको। दूसरा, जो कल का 20 तारीख का आप देखिए, डिंपल जी छात्रों के साथ एम्पैथेटिक हैं, और अखिलेश यादव जहां पॉलिटिकल मैसेजिंग है तो राहुल गांधी के साथ बस में सवार है। तो आप इसको इस तरह से भी देखिए। मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूं क्योंकि वो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये भी है कि हम भी हैं। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ राहुल गांधी क्यों जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। खिचड़ी पकेगी तो सब में बटेगी, वही कहना। देखिए सर, लेकिन ये खिचड़ी खतरनाक ना हो जाए, बस इसको थोड़ी मीठी रहे, बिरबल की खिचड़ी ना हो, गुजराती दाल की तरह थोड़ा सा गुड़ डाल दिया तो बेहतर है। बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना ही था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।